प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं और उसके आधारों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने आपको सामाजिक स्त्रीकरण के अर्थ और परिभाषाओं के विषय में पूर्व के वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में हम सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताओं को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। समाजशास्त्री मेलविन एम ट्यूमेन ने सामाजिक स्त्रीकरण की निम्न विशेषताओं का जो है वर्णन किया है। पहली विशेषता हमारी यहाँ पर है सामाजिकता। विद्यार्थियों, सामाजिकता की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक स्त्रीकरण संपूर्ण समाज के स्तर पर होता है और एक व्यक्ति सामाजिक स्त्रीकरण के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट करने के लिए सक्षम नहीं होता है, बल्कि जब अनेक व्यक्ति सामाजिक मूल्यों व सामाजिक प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं तो सामाजिक स्त्रीकरण होता है। ट्यूमिन ने कहा कि आयु, रंग एवं यौनभेद के आधार पर ही सामाजिक स्त्रीकरण को नहीं समझा जा सकता, बल्कि समाज में व्यक्तियों द्वारा अर्जित विभिन्न पद और परिस्थिति के आधार पर भी इसे समझा जा सकता है। यानी कि समाज में जितने भी प्रकार के पद और परिस्थिति होती हैं उन्हीं के आधार पर भी हम इनको समझ सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामाजिक प्रतिमानों से परिभाषित करना ही इसकी सामाजिक प्रकृति को जो स्पष्ट करता है। सामाजिक स्त्रीकरण के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है, जैसे जाति प्रथा के द्वारा प्रत्येक जाति का सदस्य समाजीकरण के द्वारा अपेक्षित व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करता है। धर्म, शिक्षा, नातेदारी, परिवार, विवाह, राजनीति आदि भी समाज में स्त्रीकरण को जन्म देते हैं। प्राचीनता सामाजिक स्त्रीकरण जो है वो हर काल में रहा है। देश काल और परिस्थितियों की कोई सीमाएं यहाँ नहीं रही हैं। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व शास्त्रीय ग्रंथों में भी यह हमें पढ़ने और सुनने को मिलता है, जहाँ उम्र, यौन भेद, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि इसके आधार रहे होंगे। हो सकता है अलग अलग कालों में अलग अलग आधार इसके रहे हैं। जैसे प्राचीन समय में राजा का पुत्र राजा बनता था, भले ही वह प्रशासनिक गुणों से रहित हो। कार्ल मार्क्स ने इसे राजा माना है और उसके अनुसार समाज में सदैव उच्च और निम्न दो वर्ग जो है विद्यमान रहे हैं। सार्वभौमिकता की बात करें तो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में स्त्रीकरण अवश्य विद्यमान रहा है। सार्वभौमिकता की जहाँ बात आती है वहाँ देश काल की सीमाओं का बंधन जो नहीं होता है, और भले ही इसके स्वरूप अलग अलग रहे हों और शक्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न समाजों में भिन्न परिस्थितियां जो हो मिलती हैं, जो स्त्रीकरण को उसके अनुरूप स्पष्ट कराती है। जैसे आदिवासी समाजों में भी उम्र, यौन भेद और श्रम विभाजन जो स्त्रीकरण का आधार रहा है। इस तरह सामाजिक स्त्रीकरण समाज में सदैव विद्यमान रहा है। विभिन्न स्वरूपों की जब हम बात करें, वेरियस फॉर्म्स की बात करें, तो सभी समाजों में स्त्रीकरण का स्वरूप जो हो अलग अलग हमें मिलता है। जैसे अत्यंत प्राचीन समय में यौन एवं आयु भेद तथा शारीरिक शक्ति स्त्रीकरण का आधार था। जाति व्यवस्था के रूप में स्त्रीकरण का आधार जन्म को माना जा सकता है और कहीं कहीं दास और स्वामी का संबंध स्त्रीकरण का आधार रहे हैं।
इस प्रकार सभी समाजों में स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं और सामाजिक परिणाम की यदि हम बात करें तो मेल्विन एम ट्यूमिन के मत में सामाजिक स्त्रीकरण समाज में असमानता उत्पन्न करते हैं और इस असमानता के दो प्रभाव होते हैं। कौन कौन से दो प्रभाव होते हैं? एक तो जीवन के अवसर और दूसरा जीवन शैली। पहला जीवन के अवसर है और दूसरा जीवन की शैली, तौर तरीके, जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं वो जीवन शैली। बच्चों की मृत्यु, शारीरिक मानसिक बीमारियां, वैवाहिक संघर्ष आदि जीवन के अवसरों में आते हैं। और पड़ोस, मकान की स्थिति, मनोरंजन के साधन जो हैं भौतिक साधन आदि को जीवन शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग स्तरों में जीवन के अवसर व जीवन शैली में भिन्नता जो है पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त जो हो कुछ विशेषताएं और हो सकती हैं या सामाजिकरण के आधार कुछ अलग हो सकते हैं। तो इन आधारों को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के आधार जो हो बताए हैं। जैसे हम ये बात करें कि पार्सन्स ने 6 आधार बताए, जिसमें नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता एवं शक्ति को प्रमुखता दी है। और सोरोकिन और वेबर ने आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक 3 आधार और सामाजिक स्त्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण माने हैं। कार्ल मार्क्स आर्थिक आधार को प्रमुखता देते हैं और इन सभी आधारों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैविक आधार और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार। यानी कि मुख्य रूप से जो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार है, जिन पर सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया टिकी हुई है, सामाजिक स्त्रीकरण की जो प्रोसेस जहाँ से प्रारंभ होती है, जिनके आधार पर प्रारंभ होती है, वो आधार 2 प्रकार के हैं, जैविक आधार है और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक आधार है। जैविक आधारों में हम क्या करते हैं कि लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म और बौद्धिक स्तर को शामिल करते हैं। यानी कि जैविक आधार जो है वो लिंग, प्रजाति, जन्म, बौद्धिक स्तर, ये हमारे जैविक आधार है। लिंग के आधार पर हम ये कहते हैं कि स्त्रीकरण किया जा सकता है, जैसे महिला और पुरुषों की जो स्थिति है या महिला और पुरुषों की स्थिति में जो स्त्रीकरण पाया जाता है उसका आधार क्या है? लिंग है। और आयु की बात करें तो परिवार में जो कार्यों का विभाजन किया जाता है, इसमें बड़ी आयु के लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, छोटे बालकों को महत्वपूर्ण पद प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से पंचायत के मुखिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की जो आयु को लेकर की योग्यता निर्धारित की गई, इसको हम आधार समझ सकते हैं। प्रजाति की बात करें तो प्रजाति के आधार पर भी स्त्रीकरण होता है, जहाँ वर्ग विभाजन या जो स्त्रीकरण है, जो प्रजाति के आधार पर जहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उन प्रजातियों के आधार पर जिन देशों में प्रजातियाँ मुख्य रूप से विविधीकरण का आधार है, वहाँ पर स्त्रीकरण जो है प्रजाति के आधार पर भी होता है। जन्म की बात करें तो उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति और निम्न कुल में जन्म लेने से व्यक्ति, दोनों स्थिति में अलग अलग प्रकार के स्त्रीकरण को उत्पन्न करता है या प्राप्त स्त्रीकरण को देखा जा सकता है। बौद्धिक स्तर की बात करें तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर जो है वो भी स्त्रीकरण उत्पन्न करता है। परिश्रमी, बुद्धिमान, चतुर, कुशल व्यक्ति उच्च पदों को अपनी योग्यता से प्राप्त कर लेते हैं और इनकी तुलना में मानसिक दृष्टि से क्षीण, अपरिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति जो है निम्न पदों को ग्रहण कर पाते हैं।
फलस्वरूप समाज में जो दो स्तर बन जाते हैं उनका आधार जो है वो बौद्धिक क्षमता रहती है और ये स्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थियों, दूसरे आधार जो है वो माने सामाजिक और सांस्कृतिक आधार। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार जो बड़े स्तर पर विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, इन आधारों में एक तो हमारी संपत्ति है जिसको प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं। इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को शामिल करते हैं और रहन सहन, खान पान या उपभोग के जो साधन हैं उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं गरीब और अमीर वर्ग जो उत्पन्न होते हैं। और संपत्ति को हम मानते हैं कि सामाजिक स्तर पर स्त्रीकरण के जन्मदाता गरीब और अमीर वर्ग को माना जाता है। व्यवसाय है, जैसे कुछ व्यवसायों को उच्च कोटि या उच्च श्रेणी में रखते हैं जिसके लिए अधिक रुपया, अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर आदि की अपेक्षा जो धोबी, मोची, बढ़ई आदि का व्यवसाय जो निम्न स्तर का है, इन व्यवसायों में श्रेष्ठता और निम्नता के भाव पाए जाते हैं और इसी के आधार पर स्त्रीकरण समाज में हमें दिखाई देता है। संस्कृति की बात करें तो विभिन्न समाजों में जो अलग अलग संस्कृति मिलती है और इन संस्कृतियों के आधार पर श्रेष्ठता का निर्धारण किया जाता है और संस्कृति के आधार पर एक वर्ग अपने आप को कुलीन मानता है और संस्कृति के साथ साथ धर्म भी जो स्त्रीकरण को उत्पन्न करता है, जिससे धार्मिक संस्कार संपन्न करने वाले पंडित, उपदेशक और कथावाचक आदि जो समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। मिली जुले रूप में हम संस्कृति और धर्म दोनों को, संस्कृति और धर्म दोनों को सामाजिक स्त्रीकरण का निर्धारक तत्व मान सकते हैं, आधार तत्व मान सकते हैं, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों में गिना जाता है। शक्ति और सत्ता की बात करें, देखो जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। शासक और शासित दो वर्ग जो समाज में मिलते हैं, जिनके पास सत्ता होती है वो लोग अन्य लोगों को निम्न स्तर का मान करके अपने आप को उच्च वर्ग का मानते हैं और ये अधिकारी वर्ग जो है अपने आप को उच्च मानता है। जिन पर शासन किया जाता है उन्हें निम्न समझा जाता है और इसी से समाज में उच्चता और निम्नता के भाव उत्पन्न होते हैं और समाज में एक प्रकार का स्त्रीकरण भी उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों, ये तो था आज का वीडियो हमारा सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताएं और उसके आधार से जुड़ा हुआ। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए